अपन आज देख रहे हैं अपन जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट जो स्टूडेंट के ऊपर बात क्लास है अपनी, और लैंगिक न्याय इसको कहते हैं, लैंगिक न्याय एवं महिलाओचित विधि शास्त्र। इस पे अपना अभी तक क्या हो गया था, फर्स्ट यूनिट अपन ने खत्म कर दी थी वुमेन इन इंडिपेंडेंस इंडिया, सेकंड यूनिट चल रही है अपन वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति के बारे में। इसमें अपने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था पिछली बार, इक्वलिटी प्रोविजंस एंड फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर अपनी बात चल रही थी, है ना। वहीं पे अपन आज देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के उन विभिन्न प्रावधानों की विवेचना करना है जो महिलाओं को संरक्षित करते हैं। या डिस्कस द वेरियस प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्टेड द वुमेन, ठीक है। या महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में क्या उपबंध किए गए हैं, संक्षेप में हम समझाते हैं उसको। What provisions have been made regarding the protection of women in Indian Constitution? Explain in brief. विस्तार से या संक्षेप में उसको समझाना है। तो अपन बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था, कब निर्माण हो गया था, 26 नवंबर 1949 को निर्माण हो गया था। और लागू कब हो गया था ये, कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को और बाकी के सारे प्रावधान 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गए थे। अच्छा, और इसको बनाने में कितना समय लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। इसके अलावा इसमें 22 खंड हैं अपने और 395 अनुच्छेद हैं जो अमेंडमेंट होके बढ़ गए हैं ना, मतलब जो ओरिजिनल आपके आर्टिकल्स हैं वो नहीं बढ़ते, वो नहीं रहते हैं, संशोधन के बाद जो जुड़ गए हैं उनको भी कुछ लोग कहते हैं कि 444 होगा, 446 होगा, जबकि टोटल अनुच्छेद कितने हैं, 395 है। बात कर रहे हैं अपन भारतीय संविधान की आज। तो भारतीय संविधान जो है किस पे आधारित है आपका, भारतीय संविधान आधारित है आपके विभिन्न देशों के विभिन्न संविधानों में से जो मूल तत्व और इम्पोर्टेंट चीज़ें ली थी उसके आधार पर आधारित हैं। और वो सब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे आपके कहाँ से लिए गए हैं, मानव अधिकार के जो घोषणा पत्र था वहाँ से लिए गए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं अपने मनुष्य के विकास के लिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए और सबके विकास के लिए। और सब में महिलाएं भी शामिल हैं, इसलिए महिलाओं पर भी होते हैं। तो अपन आगे देखें, भारतीय संविधान जो है हमारा संविधान सामाजिक अवधारणा की लोकहित भावनाओं को आत्मसात करता है, जिससे पिछली बार बताया था वेलफेयर है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बात करते हैं। मतलब सारी की सारी जो प्रस्तावना में आपने गारंटी दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अपन देखेंगे आज संविधान में जो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं वो आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो वो है आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्लॉज 4 है, आर्टिकल 16 है, 19 है, 21 है, 23 है, 24, 39A, D, 42, 47, 243D और TB और साथ में 325 आदि हैं। मतलब ये तो हम गिन लिए हैं। इसके अलावा पूरा संविधान ही एक व्यक्ति और नागरिक की स्वतंत्रता के ऊपर उनको दिए जाने वाले अधिकार और उनके कर्तव्यों से पे आधारित है। तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को संरक्षित करने वाला पूरा संविधान ही है। लेकिन एकदम पर्टिकुलर रूप से देखें तो फिर हम उसको देखेंगे। तो कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 14 है जो बात करता है, और सबसे पहले मैंने आपको पिछली बार उद्देशिका बताई थी, उद्देशिका महिलाओं को संरक्षित कर रही है कि नहीं, आपको क्या लगता है, बिल्कुल संरक्षित कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि उसमें व्यक्ति शब्द है, नागरिक शब्द है, तो व्यक्ति में महिलाएं शामिल हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आप लोग भी मानते होंगे, मानते कि नहीं, मानते होंगे, मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो काम नहीं चलेगा, मानना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप समाज से अलग नहीं है, राष्ट्र से अलग नहीं है और संविधान से आप अलग नहीं है और ना संविधान से परे आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड वुमेन, महिलाएं और मानव अधिकारों की बात करते हैं। तो मूल अधिकार जो है व्यक्तियों को मिलने वाले बेसारभूत अधिकार हैं जो किसी स्वतंत्र देश के नागरिकों को बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए परम आवश्यक हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा था आपसे कि ये कैसे अधिकार हैं आपके सारे के सारे जो महिलाओं को संरक्षित करते हैं। अब बात महिलाओं की इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हम सब्जेक्ट महिला का लेके बैठे हैं, है ना, जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं, लैंगिक न्याय की बात कर रहे हैं, और फिर हमने बात की है कि महिलाओं को संरक्षित करने वाले अधिकार। तो मूल अधिकार सामान्य रूप से बताया गया है कि वो व्यक्ति के बौद्धिक बुद्धि का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, उन्नति और आध्यात्मिक विकास, इस सारी चीज़ें एक साथ लेके चलने की बात यदि करता है तो वो है फंडामेंटल राइट, जो व्यक्ति के विकास की बात करता है और उसमें व्यक्ति में महिलाएं शामिल हैं।
तो पहला मामला था मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 597 का मामला है। के बाद में सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उद्देश्य पर निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं। क्या की हैं वो सुन लो जरा। मूल अधिकारों का गहन स्रोत स्वतंत्रता का उद्देश्य है। जो मूल अधिकारों का जो गहन स्रोत है, मतलब स्रोत कहते हैं यहां से स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग क्या करता है कि स्वतंत्रता का उद्देश्य है कि सभी स्वतंत्र हैं, कोई परतंत्र नहीं है। अब जब से संविधान बना है कोई परतंत्र नहीं है, सब स्वतंत्रता पूर्वक अपने काम को कर सकते हैं, अपने भगवान का भजन कर सकते हैं, उद्योग व्यवसाय कर सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं, उसको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों की गरिमा का संरक्षण है। मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा। भाई व्यक्ति का गरिमामय कब होगा? जब सब उसके साथ सम्मान से बात करेंगे, कोई उसको किसी चीज के परेशान हेतु के लिए परेशान नहीं करेगा, कोई उसे मारेगा पीटेगा नहीं, महिलाओं को बाहर निकलना आसान होगा, पढ़ना लिखना आसान होगा, उनके उद्योग धंधे या विकास करने में या जॉब करने में कोई परेशानी नहीं होगी, और कोई भी कभी भी कहीं भी आ जा सकेगा, मतलब बिना किसी इस डर के कि उसके साथ कोई घटना घट सकती है। तो वो स्वतंत्रता परम स्वतंत्रता होगी, अच्छी स्वतंत्रता होगी, बड़ी स्वतंत्रता होगी, और उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। तो मूल अधिकार मूल रूप से वो स्वतंत्रता देते हैं जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, व्यक्ति की गरिमा का उन्नति हो, व्यक्ति गरिमा में जीवन जी सके, अपने विकास के सभी कार्य कर सके, अपने विकास में आने वाली बाधाओं को वो रोक सके। महिलाओं का संरक्षण करना भारत संविधान का प्रमुख लक्ष्य है। विशेषतः भारत संविधान में वर्णित मूल अधिकार देश के समस्त नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है, जिनके अंतर्गत महिलाएं भी आती हैं। अतः महिला हित संबंधी मूल अधिकार निम्नवत परिभाषित किए गए हैं। वो तो सबके लिए बात की गई है, नागरिकों के लिए, व्यक्तियों के लिए की गई है। उसमें व्यक्तियों में भी महिलाएं शामिल हैं और नागरिक में भी महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि भारत में सिर्फ नागरिक अकेले पुरुष तो है नहीं, महिलाएं भी हैं, तो महिलाएं भी शामिल हैं। व्यक्ति शब्द चाहे बाहर से कहीं से भी आए, कुछ भी है जो उससे नागरिकता प्राप्त नहीं, वो व्यक्ति शब्द में आएगा। वो व्यक्तियों को भी संरक्षित करता है भारतीय संविधान। पहला अनुच्छेद है 14 है जो राइट टू इक्वलिटी, समानता की बात करता है। और समानता मतलब सभी के समक्ष, कानून के समक्ष सभी समान है, ये बताया था मैंने आपको। तो इसको पहले लैंग्वेज में सुनते हैं, फिर मैं बताऊं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समता के अधिकार के सामान्य सिद्धांत का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 14 है समता के अधिकार के सामान्य सिद्धांत उल्लेख करता है। विधि के समक्ष समानता माने विधि के समक्ष सभी समान हैं, विधि से परे, विधि से ऊपर कोई भी नहीं है, और जब विधि लागू होगी तो सब पे समान रूप से लागू होगी। और इसमें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ विधि अलग टाइप का व्यवहार करती है, लेकिन वो उस समय तक के लिए, जब तक कि वो अपने पद को धारण किए हुए हैं, वो उनकी उस पद की गरिमा और महिमा को बनाए रखने के लिए किया गया ऐसा। लेकिन वो भी उस क्राइम से, अपराध से जो उन्होंने किया है उससे बच नहीं सकते हैं, है ना। तो यह अनुच्छेद समान परिस्थितियों के समान व्यवहार का उल्लेख करता है, यानी समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ बिना विभेद के समान विधि लागू की जानी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको एक एग्जाम्पल दिया था, समान लोगों में समान व्यवहार। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ 3 लड़के हैं, एक हैंडीकैप है, एक बीमार है और एक स्वस्थ है। क्या तीनों की प्रतियोगिता कराएंगे तो क्या समानता की व्यवहार बात होगी? तो उसके लिए आवश्यक क्या है? स्वस्थ स्वस्थ, अस्वस्थ अस्वस्थ और हैंड की अलग अलग तरीके से यदि उनमें कंपटीशन किया जाए तो वो कंपटीशन बराबरी का होगा। लेकिन इन 3 तरह के लोगों को एक साथ मिला दिया जाए तो समानता की बात नहीं होगी। तो ऐसे ही 3 तरह के लोग हैं, या आपके अलग तरह के वर्ग हैं, जैसे स्त्री हो गए, बच्चे हो गए, आपका अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, या पिछड़ा वर्ग हो गया। तो बहुत पिछड़ापन होने के कारण उनके कारण वो पीछे पड़ गए थे। तो उनको बराबरी की मुख्यधारा में लाने के लिए, यदि उनके प्रति, उनको उठाने के लिए आरक्षण के साथ उनको समानता की बात की गई है, तो वो समानता की श्रेणी में आएगा, वह असमानता की श्रेणी में नहीं आएगा। वह असमानता नहीं होगी, फिर वो समानता की श्रेणी में आएगा। मतलब विधि के समक्ष सभी समान हैं। तो वहां पे एक कोई कहे कि वो तो इनके साथ अलग व्यवहार हो रहा है, उनको आरक्षण दिया जाता है, तो विधि के समक्ष समान कैसे हो गए? तो ये आरक्षण आवश्यक था, और उस आरक्षण को विधि ने, संविधान ने ऐसा धारण किया है, तो उसको ऐसा ही माना जाएगा कि उसके बावजूद भी वो समानता की श्रेणी में है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक मामला था इसमें, उससे पहले मौलिक अधिकारों के संरक्षण उच्चतम न्यायालय के सदैव स्तर की समता को बताए रखने का प्रयास किया है। विशेषकर जब महिलाओं के विरुद्ध राज्य द्वारा विद्वेषपूर्ण विधि बनाई गई, तब उच्च न्यायालय ने महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। मतलब विद्वेषपूर्ण व्यवहार करके महिलाओं के साथ, ये तो महिलाएं हैं
और इनके लिए तो ऐसा इतना मिलना चाहिए, ये इस कार्य के लिए योग्य नहीं है, ये कमियां हैं वगैरह वगैरह करके उनको नीचे दिखाने की कोशिश की गई। तो वहीं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने वहाँ पे यदि बात लाया गया तो वहाँ पे समानता की बात करके उनको ऊपर उठाने की कोशिश की है। एक मामला है स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपाकम दोराई राजन AIR 1951 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट 226 के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा मद्रास सरकार के शासनादेश को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 15 का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 14 प्रथमतः महिलाओं का समान स्तर प्रदान करता है। एक द्वितीयतः इस सिद्धांत के उल्लंघन से रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 महिलाओं को एक वर्ग के रूप में मान्यता देता है, ठीक है, और उनके पक्ष में विशेष विधि बनाई जा सकती है। मतलब महिलाओं का एक समूह है, ये बात तो आप मान सकते हैं ना, यदि पुरुष हैं तो उतनी लगभग महिलाएं हैं, भले ही कम कर दी हमने उनकी जनसंख्या, स्त्री भ्रूण की हत्या कर करके कम कर दिया जनसंख्या, अलग अलग राज्य स्टेट्स में 1000 के अनुपात में महिलाओं की संख्या कम हो गई है, वो बात सही है, लेकिन फिर भी लगभग बराबर है। यदि बराबर हैं तो उनके को हम एक समूह मान सकते हैं, और यदि एक समूह के लिए कोई समता की बात करके कोई नियम बनाया जाता है तो वो समता की श्रेणी में आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी विधि के संबंधों को न्यायालय द्वारा अनुज्ञेय वर्गीकरण परमिसिव क्लासिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि वो विधि उनके बीच में बनाई गई है, एक साथ और उनके लिए जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते, बशर्ते कि वर्गीकरण मनमाना ना हो। वर्गीकरण मनमाना होगा, वर्गीकरण मतलब विभेद मनमाना नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसा लीगल हो, जैसा कि विधि के अनुसार भेद किया गया हो, और जो समता की बात करे, उन सब के बीच में समानता की बात करे, तब वो वर्गीकरण समानता की बात करेगा, और उस वर्गीकरण के बावजूद भी समता बनी हुई है। समता को ऐसा माना जाएगा कि समता विभेद नहीं किया गया है। वहीं एक मामला और है, सावित्री बनाम के बोस AIR 972 इलाहाबाद 305। तो अभी जो पुराना मामला था स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपाकम दोराई राजन में, उसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना गया था, जो उच्च न्यायालय द्वारा मद्रास सरकार के शासन आदेश, जो मद्रास सरकार थी ना, उसने जो शासन आदेश दिया था शासन के माध्यम से, उसको आर्टिकल 14 का वायलेशन माना गया था। तो फिर उच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करके उसको सही करवाया था। सावित्री बनाम के बोस AIR 1972 इलाहाबाद 305 का मामला है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि महिला वर्ग के लिए विशेष उपबंध बनाए जा सकते हैं, परंतु एक महिला को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष उपबंध नहीं बना सकते। पता पड़ा कि एक कोई महिला है, उसको लाभ प्राप्त कराने के लिए कोई विशेष उपबंध बनाया जाए, तो ये ठीक नहीं है, ये असमानता की बात हो जाएगी। लेकिन पूरी महिला समूह के लिए या पूरी महिलाओं के लिए कोई विशेष विधि का निर्माण किया जा रहा है, जो उनके उत्थान के लिए है, उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए है, तो वो समता की श्रेणी में आएगा और वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करेगा। वहीं एक मामला था एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा एवं अन्य का मामला है, जो AIR 1981 का है। सुप्रीम कोर्ट 1829 का बाद महिलाओं के अधिकार के इतिहास में एक प्रमुख बात है। इस बाद में एयर इंडिया एम्प्लॉइज सर्विस रेगुलेशन तथा इंडियन एयरलाइंस फ्लाइंग क्रू सर्विस रेगुलेशन के कुछ उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध घोषित किए गए। क्यों किए गए? सुनो। विनिमय 46 से उपबंधित करती है कि वायुयान परिचारिकाएं निगम की सेवा से 35 वर्ष की आयु में विवाह करने पर, यदि विवाह सेवा के 4 वर्ष के अंदर होता है, या पहली बार गर्भवती होने पर जो पहले घटित हो, अवकाश प्राप्त करेगी। निर्णय दिया गया कि पहली बार गर्भवती होने पर सेवा से पदमुक्ति की सत्य अत्यंत अयुक्तियुक्त है और प्रभावकारी है तथा अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है। ऐसी परिस्थितियों में वायु परिचारिका की सेवा मुक्ति न केवल निर्दयतापूर्ण कृत्य है, वरन भारतीय नारी का खुला अपमान है। मतलब वहाँ पे जो एयरलाइंस थी, उसमें जो महिला कर्मचारी होती हैं, उनको उसने कहा कि 35 वर्ष की आयु में या विवाह करने पर, यदि विवाह के सेवा के 4 वर्षों के बाद पहली बार गर्भवती होने पर, जो पहले घटित हो, जो भी पहले घटित हो, चाहे 35 साल की पहले हो जाए वो, या 4 वर्षों के अंदर पहली बार गर्भवती होने पर जो पहले घटित हो, अवकाश प्राप्त करेगी, मतलब छुट्टी लेगी। निर्णय दिया गया कि पहली बार गर्भवती होने पर सेवा से पदमुक्ति की शर्त, और उसको क्या कर दिया जाएगा? सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा यदि वो गर्भवती होती है तो ये जो शर्त थी अयुक्ति युक्त होने के कारण इसको संवैधानिक घोषित किया, आर्टिकल 14 का अतिक्रमण करने वाला माना गया और इसको उनको हटाना पड़ा। एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा एवं अन्य का मामला।
1981 सुप्रीम कोर्ट 1829 में ये मामला हुआ था। वहीं है खा, महिलाओं के लिए विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, स्पेशल प्रोविजंस ऑफ वुमेन, मतलब विशेष प्रावधान किए गए हैं महिलाओं के हित में, काय में किए गए हैं, आर्टिकल 15 में किए गए हैं, आर्टिकल 16 में भी किए गए हैं। तो आर्टिकल 15 की अपन पहले बात कर लेते हैं। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है, राज्य मतलब स्टेट किसी नागरिक के विरुद्ध, नागरिक मतलब जो मताधिकारधारी हैं, जो सिटीजनशिप वाले हैं, विरुद्ध केवल धर्म, किसी का धर्म कुछ है, किसी का धर्म कुछ है, इस आधार पर, उनका मूल वंश मतलब वंश कहाँ का है उसके आधार पे, जाति क्या है उसके आधार पे, लिंग मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के आधार पे, और जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। क्या दिया गारंटी स्टेट ने गारंटी दी है कि मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 है। लेकिन महिलाओं को विशेष संरक्षण दिया गया है इसके आधार पर। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 क्या कहता है वो देखते हैं अपन अभी। उससे पहले आप ये देखो कि कोई नागरिक केवल धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान है इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश से निषेध नहीं कराया जाएगा। क्या कह रहे हैं कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर पता पड़ा किसी होटल में किसी को नहीं जाने दे रहे हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाने दे रहे हैं, दुकान नहीं खोलने दे रहे हैं, दुकान पर नहीं जाने दे रहे हैं, होटलों में, मनोरंजन के स्थानों पर नहीं जाने दिया जा रहा है, या पूर्णतः या भागतः, पार्सली या होली राज्य निधि में प्रेषित साधारण जनता के प्रवेश के लिए समर्पित कुओं, जो जनता के लिए समर्पित कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान घाट है, नहाने के स्थान हैं, सड़क हैं और सार्वजनिक समागम के जो स्थान हैं का उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निर्बंधन या किसी प्रकार के से कोई भी नियोक्ता या लाइबिलिटी पर दायित्व नहीं है उनका, या निर्बंधन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाएंगे इस आधार पे कि वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे अलग है। मतलब ऐसा विभेद नहीं करने दिया जाएगा। ऐसी कौन ने कहा, मूल अधिकार में कहा गया है, आर्टिकल 15 में कहा गया है। अगर ऐसा किया जाता है तो ये माना जाएगा कि समता के अधिकार का विरोध कर रहे हैं और आर्टिकल 15 के आधार पर उसको पनिशमेंट मिल सकता है। अर्थात उपरोक्त बंधों से स्पष्ट होता है कि केवल लिंग के आधार पर, अर्थात पुरुष और महिला होने के आधार पर उपरोक्त प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। ये समझ में आता है मेरे को, ठीक है। वहीं पे इसमें आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 जो मैं आपको बताता हूं, हाँ ये है आर्टिकल का 15(3), संविधान का जो अनुच्छेद 15(3) है वो कहता है महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। 15 ने कह दिया धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। आर्टिकल 15 वहीं आर्टिकल 15(3) महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसके अनुसार राज्य स्रोत एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। देखा 15 में हमने क्या कह दिया, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। तो लिंग में महिलाएं भी शामिल हैं, कोई विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन महिलाओं एवं बालकों के लिए विशेष उपबंध यदि राज्य स्टेट करता है तो वो विभेद होने के बाद भी समता के अंतर्गत माना जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग क्यों, क्योंकि बालकों और महिलाओं के विकास के लिए वो संरक्षण आवश्यक है। तो वो संरक्षण देने के बाद भी, उसमें विभेद करने के बाद भी वो विभेद की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो उनके विकास के लिए रखा गया है। वहीं है काटी रनिंग बनाम सौराष्ट्र राज्य AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट 123 के मामले में विभेद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विभेद शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना है। विभेद मतलब किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना, अलग व्यवहार करना। भाई एक से उम्र के यदि लोग कंपटीशन कर सकते हैं तो वहां पे किसी व्यक्ति को रोक दिया जाए कि तुम यहाँ कंपटीशन नहीं कर सकते, जबकि वो उनकी श्रेणी में आता है, तो ये विभेद हो जाएगा। ऐसा विभेद करने का अधिकार किसी को नहीं है। श्रीमती ए क्रैकनेल बनाम स्टेट ऑफ यूपी AIR 1952 इलाहाबाद 746 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी महिला को मात्र महिला होने के कारण संपत्ति धारण करने अथवा उसका उपभोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी वो महिला है सिर्फ इसलिए उसको संपत्ति धारण करने का अधिकार नहीं है, उसका उपभोग करने का अधिकार नहीं है,
यदि कोई विधि इस आधार पर संपत्ति से वंचित करती है तो वह असंवैधानिक नहीं मानी जाएगी, वह असंवैधानिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी असंवैधानिक? क्योंकि उसने विरोध कर दिया किसका, कि महिला संपत्ति को धारण नहीं कर सकती है, वह उसका उपभोग नहीं कर सकती सिर्फ महिला होने के आधार पर। ठीक है, अब आर्टिकल 15(3) हमने देखा, हमने आर्टिकल 15 देखा। 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और मूल जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन स्त्रियों को विशेष सुविधा आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत दी गई। राज्य चाहे तो बालकों और महिलाओं के विकास के लिए यदि कुछ करता है, विभेद करता है, कुछ व्यवस्था करता है तो उस विभेद की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसी में अपन आगे चलेंगे। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालकों की दशा पुरुषों से भिन्न होना बताया गया है। महिलाओं और बालकों की स्वाभाविक एवं प्राकृतिक दशा ही ऐसी होती है कि उनके लिए विशेष संरक्षण आवश्यक है। महिलाओं की परिस्थिति को देखा जाए, कोमलांगा होती हैं, उनका शरीर इतना मजबूत नहीं होता है, उनके काम अलग टाइप के हैं, मातृत्व संरक्षण करती हैं और अन्य काम करती हैं। बालक हैं जिनका जो कोमल होते हैं, वह मतलब कोमल शरीर है, उनका विकास अभी हो रहा है, उसके साथ और पुरुषों के साथ एकत्व का व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुरुष की परिस्थिति, महिलाओं बच्चों की परिस्थिति अलग अलग टाइप की है। उनको एक सा मान के उनके साथ एक सा व्यवहार नहीं किया जा सकता, और नहीं किया जा सकता तो उनको विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, और विशेष संरक्षण मिलता है तो आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होता है, ऐसा स्टेट कर सकता है। एक और केस इसमें मूलर बनाम ओरेगन 12 LA 551 के मामले में अमेरिकी न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्य कार्य उन्हें दुखद स्थिति में कर देते हैं, अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है। जन सामान्य जनहित को चाहिए कि वो उनका संरक्षण करें। आप खुद समझ सकते हैं कि एक परिवार में एक माँ, एक बहन, बेटी, भाभी या और भी अन्य जो रिश्ते हैं हमारे महिलाओं के संबंध में, हमारे घर परिवार में, तो आप खुद अनुभव करते हैं कि आप उनके लिए संरक्षण जैसा काम करते हैं, आप उनका विशेष ध्यान रखते हैं, आप उनके शरीर का, स्वास्थ्य का, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में, वो घर के काम करती हैं, खाना बनाती हैं, किचन का चूल्हा चौका करती हैं, अन्य काम करती हैं जो आपके घर में महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, जैसे रोटी है, कपड़े हैं, वो सब करते हैं। लेकिन आप देखते हैं जो भारी काम है, वजनदार काम है, आप उनको नहीं करने देते। चाहे आप पति हो, चाहे आप पिता हो, चाहे आप भाई हो, चाहे आप देवर हो, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं कि वो कठोर काम, वो कठिन काम, कोई मजबूत काम जिसमें मेहनत लग रही है, जो शारीरिक बल का काम है, वो आप अपने आप से उनसे ले लेते हो और खुद कर देते हो। अरे माँ, आपने ये वजनदार चीज क्यों उठाई? अरे तुम ये इसको मत उठाया करो, तुमको नुकसान हो जाएगा। बाहर के काम आप करते हो, क्यों करते हो? मैं कहीं दूर का एग्जाम्पल नहीं दूं, कई जो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे बच्चे, तो उनको मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी होता है सब। आप कहीं बाहर मत जाओ, सिर्फ घर में ही देखो। आप घर में ही देखोगे, घर में ही पाओगे कि महिलाओं के साथ व्यवहार अलग टाइप का किया जाता है, जिसमें महिलाएं जो काम आसानी से कर सकते हैं वो काम करें और बढ़िया से करें, और उनको कोई दिक्कत ना हो, उनका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, तब वो किचन में बढ़िया से काम कर सकते हैं। बाहर की चिंताएं वो नहीं करती हैं, बाहर के काम वो नहीं करती हैं। आज के परिवेश में अलग माहौल हो गया है, तो महिला अंदर का काम भी कर रही हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं। तो उसको अलग टाइप से हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है। यदि महिलाएं कोई काम नहीं करें तो कोई उनसे काम करने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा, वो अपने स्वैच्छिक आधार पे अपने आप को आगे बढ़ा के अलग मेहनत करके वो सब काम भी कर रही हैं जो वो पहले नहीं करती थी। तो वो उनकी एक्स्ट्रा डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि घर पे काम भी करती हैं, बाहर भी काम करती हैं, तो उसको भी संरक्षित किया गया है। उनकी परिस्थिति में सुधार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी आप यदि घर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप सारे कठोर काम, मेहनत के काम, कठिन काम आप करने को तैयार होते हैं और घर की महिलाओं को इस चीज़ों से सुरक्षित रखना पसंद करते हैं। ये हमारा सबका अनुभव है। तो उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य है कि वो अच्छा काम कर सकें। तो एक चीज़ और है, दूसरा सौंदर्य प्रधान भी होती हैं, मातृत्व प्रधान भी होती हैं, और रास रंग के भी काम उनके हैं। तो वो वहाँ जो मधुर काम है जिसमें मेहनत नहीं लगती, वो सब काम वो करती हैं, तो वो वहाँ उस पर संरक्षित रहें, ये जनहित का उद्देश्य है। यही कारण है कि महिलाओं के लिए विशेष विधियां बनाई गई हैं। लोक नियोजन के अवसर की समानता, लोक अवसर मतलब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। वही आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की बात की गई है कि
कि सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे। आर्टिकल 16 कहता है लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार आर्टिकल 16 देता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विभेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 16 भी कहता है सबको समान अवसर हैं। लेकिन वहीं आर्टिकल 16(3) और 16(4) क्या कहते हैं बताता हूं। आर्टिकल 16(3) कहता है निवास के आधार पर विभेद वर्जित नहीं है। वहीं वंशक्रम और निवास स्थान के आधार पर विभेद वर्जित 16(2) और 16(4) जो है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है। तो ये अवसर की समानता है, लेकिन फिर भी विभेद होने के बाद भी विभेद नहीं है। क्यों नहीं है वो बताता हूं मैं। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को दिया गया समान अधिकार है। अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन सेवाओं में नियोजन एवं नियुक्ति के मामले में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त है। आर्टिकल 16(2) उन विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करता है जिनके आधार पर राज्य के अधीन सेवाओं के मामलों में नागरिकों के साथ विभेद नहीं किया जा सकता है। लिंग के आधार पर विभेद संविधान के अंतर्गत विशेष रूप से मना किया गया है कि लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ताकि महिलाओं को पुरुष के बराबर दर्जा मिल सके। अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत महिलाओं के हित में किए गए विभेद को न्यायोचित ठहराने के लिए अनुच्छेद 15(3) का सहारा लिया जा सकता है कि भाई महिलाओं को विशेष संरक्षण दिया गया अवसर की समानता के लिए। पहले तो इन्होंने कहा 16 में अवसर की समानता है, मतलब ना तो स्त्री ना पुरुष, किसी में कोई विभेद नहीं किया जाएगा कि ये स्त्रियों का काम है, पुरुषों का, पुरुष कर सकते हैं इसको स्त्रियां नहीं कर सकती। इस आधार पर वहीं उन्होंने कहा कि स्त्रियों के लिए विशेष संरक्षण यदि दिया जाता है अवसर की समानता के बावजूद भी, तो आर्टिकल 15(3) के आधार पर उनको उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा कि वो उनके स्त्रीचित व्यवहार के कारण, उनकी परिस्थिति के आधार पर वो संरक्षण यदि दिया जाता है उनके विकास के लिए, तो भी विभेद की श्रेणी में नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अच्छा, समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ में आ रहा हो तो ध्यान से आर्टिकल 15 पढ़ लेना, 16 पढ़ लेना, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठाना और पढ़ना, और आर्टिकल 14 भी। वही एक मामला था विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब यूनिवर्सिटी का है कि बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि महिलाओं के विद्यालय में नियुक्ति हेतु केवल महिलाओं हेतु पद आरक्षित कर देना अनुचित नहीं है, क्योंकि भारत संविधान के अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 15(3) पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। मतलब उन्हें किसी महाविद्यालय में या किसी विद्यालय में जो प्राइवेट था, उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि महिलाओं के विद्यालय में नियुक्ति हेतु केवल महिलाओं हेतु पद आरक्षित कर दिए गए कि सिर्फ महिलाएं ही उसमें एक टीचर के रूप में जा सकते हैं, पुरुष नहीं जा सकते हैं, और इसको चुनौती दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके विकास के लिए वो आवश्यक था। क्योंकि भारत संविधान के अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 15(3) पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, बल्कि 15(3) की मदद से 16 में अवसर की समानता में विभेद किया जा सकता है और महिलाओं को विशेष संरक्षण देके महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जा सकता है। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब यूनिवर्सिटी वाले मामले में कहा। और जो मामला है विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब यूनिवर्सिटी 2003-8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 440। भाई एक और मामला है सीबी मथुम्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट 1868 के बाद में इंडियन फॉरेन सर्विस कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल्स 1961 के अनुसार महिला कर्मचारी को विवाह करने से पहले अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस कह रही थी कि विवाह करने से पहले महिला को अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। यदि अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से सेवाओं में बाधा पहुंचती है तो उसे सेवा से त्याग पत्र देना पड़ सकता था। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त सेवा नियम भारत संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है। भाई पहले तो अनुमति लो, फिर तुम विवाह करना चाहते हो, और विवाह करने से तुम्हारी परिस्थिति में परिवर्तन आता है और उससे वहां की सेवाएं प्रभावित होती हैं, तो आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये क्या है? ये तो जबरदस्ती है, ये तो अधिकारों का हनन है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा ये आर्टिकल 16 का वायलेशन है, उसके आधार पर इसमें परिवर्तन कर दो, नहीं तो ऐसे रूल को हटा दो, नहीं तो फिर आपकी कंपनी पर आंच आ सकती है। जीवन का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ, संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा जीवन का एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जीवन के अधिकार का अर्थ पाश्चिक जीवन नहीं, बल्कि सामान्य सम्मानजनक जीवन से ढंग है। मतलब मैंने कहा था ना आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। सम्मानीय जीवन, गरिमापूर्ण जीवन, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो आर्टिकल 21 मैंने कहा था, आर्टिकल 21
सबसे बड़ा आर्टिकल है, ऐसा आर्टिकल है जिसमें पूरा संविधान आ सकता है, क्योंकि ये आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता पर बात करता है। राइट ऑफ लिव, राइट ऑफ लाइफ है ना, राइट ऑफ लाइफ मतलब जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के सब कुछ आवश्यक है, स्वतंत्रता भी आवश्यक है, अवसर की समानता भी आवश्यक है, समता भी आवश्यक है, विकास भी आवश्यक है, सब कुछ हमको चाहिए, आर्टिकल 21 कहता है ना। तो उसके बारे में बात की है आर्टिकल 21 ने, जो हमारे जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में, जीवन के गरिमापूर्ण होने के बारे में बात करता है। इसमें एक मामला ले लेते हैं, सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 2001 एफ सुप्रीम कोर्ट केसेस 557 के बाद में प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट के समुचित रूप से कार्यान्वयन हेतु उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। 16 वर्षीय बालिका के पिता ने मद्रास उच्च न्यायालय में मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट करने हेतु याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका निरस्त करते हुए अब निर्धारित किया कि जब वह बच्चे को जन्म देना चाहती है तो अवयस्क बालिका को गर्भ समापन के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है। बताइए, मामला था जिसमें महिला 16 वर्ष की है और वो गर्भ धारण कर लेती है और वो अपने गर्भ को रखना चाहती है, वो बच्चे को जन्म देना चाहती है। तो उसका जो पिता है मामला लाता है कि जो एक्ट है उसके माध्यम से इसका गर्भ समापन कराया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका निरस्त करते हुए यह भी निर्धारित कर दिया कि जब महिला बच्चे को जन्म देना चाहती है तो भले ही वह वयस्क है तो उसको गर्भ समापन जबरदस्ती से गर्भ समापन नहीं कराया जाएगा, उसका दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो ये अच्छा मामला था, सेंटर फॉर इंक्वायरी इनटू हेल्थ एंड एलाइड थीम्स एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मामला था। जीबी रमैया के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति शब्द गर्भ में मौजूद अजन्मे शिशु सहित सभी मनुष्यों पर लागू होता है। मतलब कोई गर्भ में शिशु है तो वो भी व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए बलात्कार मूलभूत मानवाधिकारों के विरुद्ध एक अपराध है तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। बोधिसत्व गौतम बनाम सुब्रा चक्रवर्ती 1996 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 490 के मामले में ऐसी बात कही गई थी और ये बात सही है। भले ही बलात्कार हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला के साथ अत्याचार हुआ है, बालक जन्म में है, गर्भ में है और अत्याचार हुआ है तो वो भी व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएगा। तो महिला यदि चाह रही है कि उसको जन्म दे तो वो जन्म दे सकती है। तो पिछले केस में हमने देखा था 16 वर्ष की है, भले ही अवयस्क है तो भी गर्भ समापन उसका नहीं किया जाएगा, नहीं तो उसको अधिकार था कि गर्भ समापन कर सकती थी क्योंकि बलात्कार के माध्यम से बच्चा आया था। तो देखने वाली बात यह है कि जो प्रेगनेंसी हुई थी बलात्कार के बाद हुई थी तो पूरा राइट था कि ऐसे मामले में गर्भ समापन कर सकते हैं, जबकि सामान्य रूप से गर्भ समापन यदि किया जाता है सामान्य रूप से तो वो अपराधी श्रेणी में आता है। तो यदि महिला की इच्छा उसको रखने की है तो उसको नहीं रोका जाएगा और उसको करने दिया जाएगा, ये स्वतंत्रता दी है। आर्टिकल 21 में कहा गया है ना, जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, काय के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, व्यक्ति को जन्म लेने का अधिकार है। तो जन्म में जो है वो व्यक्ति है, पेट में है वो भी बालक है, उसके भी वही अधिकार हैं पूरे। तो इसके अलावा मैंने बताया था आपको पिछली बार ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला था जिसमें महिला के जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए, इससे संबंध में मामला था। तो उसको न्यायालय ने कहा नहीं, जीवन जीने का अधिकार तो गरिमापूर्ण है, जीवन मरने का अधिकार गरिमापूर्ण नहीं है, क्योंकि जन्म गरिमापूर्ण होता है, मरना असमय मरना या असमय मौत गरिमापूर्ण नहीं हो सकती है। उससे तमाम लोगों को हानि, क्षति और दुख होता है। इसके अलावा समाज में उसका बुरा असर पड़ता है और जीवन देने का अधिकार हमारे पास नहीं है तो मारने का अधिकार हमारे पास कहाँ से आया। तो ये अपन ने आज देखा, बाकी का अपन कल देखेंगे इसके आगे कि स्त्रियों के लिए और कौन कौन से अधिकार है, जिसमें मैंने कहा शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, वो अपन कल देखेंगे, और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के अंतर्गत भी कुछ अधिकार हैं वो अपन देखेंगे। तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए टेक रेस्ट, गुड बाय।